हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 19 से 25 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सही तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है, कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू बी कनेक्टेड थ्रू रेल नेटवर्क बाय 2023। एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा है कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके सभी कैपिटल्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा रेल नेटवर्क के थ्रू, और 2023 से पहले पहले ऐसा कर दिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी तक की अगर हम बात करें भारत के पिछले 70 साल के इतिहास में, तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों पे कोई ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया और इनकी कनेक्टिविटी के बारे में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसका एक बहुत बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि अगर कल को हमारे पास चाइना अटैक कर देता है तो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमारी जो सप्लाई है वो हम सही से नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफ़ी डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं, कई सारे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं। ओके, और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा। इसी हफ्ते एक और डिसीजन लिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए एक 14 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर रोड टनल बनाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी के हमारे पास नीचे से एक अंडर वाटर रोड टनल बनाई जाएगी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 14 किलोमीटर लंबी, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो उसको बहुत अच्छे से बनाया जा सके। सो ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है जो कि चाइना से ऑल्दो ओरिजिनेट होती है। ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो अंडर वाटर रोड टनल बनेगी इसकी 14 किलोमीटर लंबाई होगी, और ये अंडर वाटर रोड टनल जो है वो NH54 को, नेशनल हाईवे 54 को NH37 से कनेक्ट करेगी आसाम के अंदर। तो बेसिकली आसाम के अंदर ये अंडर वाटर रोड टनल बनाई जा रही है। ओके, सो ब्रह्मपुत्र रिवर की मैंने बात की और ये भी कहा कि चाइना से ओरिजिनेट होती है। आप जल्दी से स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास तसांगपो, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है हमारे पास तसांगपो रिवर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एयर बबल्स विद फ्रांस, जर्मनी एंड यूएस। तो यहाँ पर हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट की है बायलेटरल एयर बबल के रूप में फ्रांस और यूएस के साथ। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि एयरलाइंस की जो आवाजाही है उसको लेकर ये अरेंजमेंट किया जाएगा। बेसिकली हमारे बहुत से सिटीजन्स अभी भी इन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लेकर आने के लिए एयर इंडिया क्या करेगी, फ़्लाइट्स मैनेज करेगी। फ़्लाइट्स जो है वो इनके बीच में, इन कंट्रीज़ के बीच में चलती रहेगी। तो कोरोना वायरस की वजह से ये सब जो है गड़बड़ हमारे पास देखने को मिली है। अगर हम बात करें, इंडिया ने कुछ टाइम पहले वंदे भारत नाम से एक मिशन चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, जिसमें हमारे पास क्या कहा गया था कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए उनको वापस भारत लाया जाएगा। अगर हम बात करें ये सब किसकी हेल्प से होगा, एयर इंडिया की हेल्प से। एयर इंडिया की बात अगर हम करें स्टूडेंट, तो याद रखेंगे एयर इंडिया को 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था एस टाटा एयरलाइन, मतलब कि टाटा एयरलाइन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। और 1946 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और एयर इंडिया इसका नाम पड़ा। तो 1932 में हमारे पास इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, फादर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, फादर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, JRD टाटा। तो JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस को एस्टैब्लिश किया था 1932 में, जो आगे चलकर बनी एयर इंडिया। और अभी हमारे पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसको लीड कौन कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी। ओके, हरदीप सिंह पुरी इज द करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है UN ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए हमारे पास संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर क्या कहा है कि एक रिपोर्ट दी है, जिसमें रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी को लेकर चार्टिंग पाथवे
आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एसडीजी की बात हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है यूएन की तरफ से, जिसमें हमारे पास पॉवर्टी एलिवेशन भी एक है। तो उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि अगर पिछले 10 सालों की बात करें, 2005 से 2015 के बीच में भारत ने 273 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, गरीबी से बाहर निकाला है 273 मिलियन। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई दी ओके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब जो रिपोर्ट्स हैं ये कौन रिलीज करता है, देखिए आप याद रखें ये सब रिपोर्ट्स आती हैं यूएनडीपी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की जब मैं बात करता हूँ, ये यूएन की एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो 1965 में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और स्टूडेंट याद रखेंगे ये हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, दैट इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको मैं बता दूं कि 2019 में जो एचडीआई रिपोर्ट आई थी लास्ट दिसंबर में, उसमें भारत का रैंक कितना रहा था, 129। ये रैंक इंपॉर्टेंट होता है। तो एचडीआई में अभी भी भारत का रैंक बहुत पीछे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत का रैंक था 2019 में वो था 129। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखेंगे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर। तो इन गोल्स को कौन से ईयर तक अचीव करने का यूएन ने टारगेट रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब तक अचीव करने का यूएन ने टारगेट सेट किया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर है 2030। सो देयर आर 17 गोल्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन एंड दैट इज टू बी अचीव बाय 2030। 2030 तक उनको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, इंडिया रिमेन एज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। देखिए हमारे पास वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को क्या कहा गया है कि हमारे पास इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। देखिए 218 कंट्रीज के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया। देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना, पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व को, जितनी भी कंट्रीज हैं विश्व के अंदर, उनको 4 इनकम ग्रुप्स में बांटता है। कितने इनकम ग्रुप्स में, 4 इनकम ग्रुप में। एक तो है लो इनकम ग्रुप, फिर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, फिर अपर मिडिल इनकम ग्रुप, और फिर आ जाता है हाई इनकम इकोनॉमीज। ओके, सो देर आर 4 कैटेगरीज, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये हमारे पास हर साल होती है 1 जुलाई को, और किसके ऊपर बेस रहती है, ये ग्रोस नेशनल इनकम के ऊपर। देखिए अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ग्रोस नेशनल इनकम की जब भी मैं बात करता हूं तो ये कहां से कैलकुलेट होगी, विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। अब क्वेश्चन आता है कि जीडीपी, ग्रोस नेशनल इनकम भारत में सब कैलकुलेट कौन करता है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये हमारे पास वो बॉडी है जो भारत में जीडीपी हमारे पास एक तरह से कैलकुलेट करने का काम करती है, जिससे फिर आगे चलकर आपको नेशनल इनकम मिलेगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत में पहली बार नेशनल इनकम किस पर्सन ने कैलकुलेट की थी। फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम भारत में किसने कैलकुलेट की थी, नेम द पर्सन। ओके, याद रखेंगे फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम इन इंडिया कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी। ओके, तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। ओके, वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था, और वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, और इसकी जो सीईओ हैं वो है अंशुला कांत। करंट सीईओ कौन है, अंशुला कांत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है नेल्सन मंडेला प्राइज। अब देखिए पहली बात तो नेल्सन मंडेला कौन है, ये हमारे पास एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी पर्सन थे और साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे थे। वहाँ पर ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, और बहुत टाइम इनका कंपैरिजन जो है वो महात्मा गांधी से भी किया जाता है। ओके, सो नेल्सन मंडेला के नाम पर यूएन की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर
पहला पॉइंट, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं तजीनी मोहम्मद बांदे। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार का जो नेल्सन मंडेला प्राइज़ है वो मिलेगा मरियाना वेदिनोव्स को, और हमारे पास जो ग्रीस से हैं, और डॉक्टर मॉरिसियन कोयोटो को। इन्होंने आम लोगों की जो मदद की है उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। बेसिकली आप नाम याद रखेंगे। ओके, सो अब आप समझिए स्टूडेंट, ये जो नेल्सन मंडेला प्राइज़ है इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूएन की तरफ से ये दिया जा रहा है। ओके, तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जुलाई को, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेल्सन मंडेला को भारत में भी काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, और इसीलिए इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। जी हाँ, देखिए, दो ही ऐसे लोग हैं अपार्ट फ्रॉम मतलब दो ही ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नहीं है लेकिन उनको भारत रत्न मिला हुआ है। एक तो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिनको भारतीय ना होते हुए भी भारत रत्न मिला हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया था? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, तो ये हमारे पास दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है लेकिन जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप 2020। अब याद रखेंगे, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होना है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पर एक स्टेडियम की बात की जा रही है। आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के जो मैचेस होंगे वो कहाँ होंगे? कतर के अल बयात स्टेडियम में और अल खोर स्टेडियम में। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अल बयात स्टेडियम कौन सी कंट्री का एक फेमस स्टेडियम है? सो दैट इज ऑफ कतर। ओके, एक छोटी सी कंट्री है जो 2022 में वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है, और पहली बार मिडल ईस्ट की कोई कंट्री वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है फुटबॉल का, जो अपने आप में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट कंसिडर किया जाता है। याद रखेंगे, 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होस्ट किया जाएगा। 3 कंट्रीज मिलकर 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करेंगी, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास मैं पूछ लेता हूँ। फीफा जो है वो फुटबॉल की रेगुलेटरी बॉडी है, फीफा डिसाइड करती है फुटबॉल के वर्ल्ड कप कहाँ होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फीफा का राइट नाउ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? ओके, याद रखेंगे, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे पास ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे सेट टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय 2023। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत बहस का मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में, इसको लेकर बहुत बातचीत चल रही है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे। तो क्या रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है? नहीं, यहां पर ट्रिपल पी मॉडल इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप ये डाउट आपके दिमाग से क्लियर कर लीजिए कि रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, रेलवे को ट्रिपल पी मॉडल लॉन्च किया जा रहा है रेलवे के अंदर। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, प्राइवेटाइज का मतलब तो ये होता है कि प्राइवेट लोग ही पूरे रेलवे के सिस्टम को मैनेज करेंगे, लेकिन ट्रिपल पी मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, लेकिन प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट एंटिटीज़ को या प्राइवेट कंपनीज को कुछ हद तक अवसर दिए जाएंगे जिससे चीज़ों को और अच्छे से मैनेज किया जा सके। समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होंगे, जो रेल की पटरियाँ होंगी, उन पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, लेकिन कुछ प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स को ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी जाएगी। जैसे कि आप समझिए कि 151 प्राइवेट ट्रेन 2027 तक चलाने की गवर्नमेंट की योजना है। अब ये जो प्राइवेट ट्रेन होंगी, ये हो सकता है बाहर की किसी दूसरी कंट्री से खरीद कर ट्रेन चलाई जाए जिसमें बेहतर फैसिलिटी कस्टमर को मिले। ये कुछ ऐसा है, आप समझिए ज़रा, कि जैसे आज से कई साल पहले एयर इंडिया ही इंडिया में प्राइवेट ऑपरेटर हुआ करती थी। जैसे आपने दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास एयर इंडिया ही ऑप्शन था, लेकिन बाद में हमने प्राइवेट एयरलाइंस को आने का चांस दिया।
कुछ नए प्राइवेट प्लेयर आए तो अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर भी कस्टमर को बेनिफिट लाने के लिए ऐसा कुछ करने की योजना बनाई जा रही है। देखते हैं ये स्टेप हो सकता है कि नुकसान भी करे आम लोगों को, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, ये फ्यूचर में ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी आपने जो पेपर पॉइंट से याद रखना है कि 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना है 2027 तक, जिसमें से 12 ट्रेनें हमारे पास 2023 तक चलाने की योजना सरकार बना रही है। ओके, अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विनोद कुमार यादव। इस सब से जो हमारे पास गवर्नमेंट को आमदनी होगी वो लगभग 3000 करोड़ रुपए पर एनम। यहां पर गवर्नमेंट ये भी मान के चल रही है कि इस सब से गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता दिखाई देगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो अभी पिछले साल जिसको चलाया गया था लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में, उसका नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ से जो न्यू दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, उसका नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि जो पहली प्राइवेट ट्रेन भारत में चली थी वो चली थी लखनऊ से नई दिल्ली, जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। ओके, तेजस एक्सप्रेस फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, ठीक है, जो आज़ादी के बाद चलाई गई। नेक्स्ट, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। एसबीआई के जो कार्ड और पेमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए नए एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है, उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। ओके, अब समझिए स्टूडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक है, और इसकी बात करें 23% मार्केट शेयर एसेट। ओके, सो इतने बड़े बैंक के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिविजन्स बनी हुई हैं। तो इसी वजह से जो एसबीआई का कार्ड वगैरह हैं और पेमेंट सर्विसेज हैं उनको लीड करने के लिए नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो इसके करंट चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। ओवरऑल एंटिटी के जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया येस बैंक में 49% शेयर होल्डर है। येस बैंक के अंदर 49% शेयर के ओनर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जियो पेमेंट बैंक में 30% शेयर होल्डर है। जियो पेमेंट बैंक में 30% हिस्सेदारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओनर टेक्निकली कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होंगे? तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है? नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा शेयर या हिस्सेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए विच एंटिटी होल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद दूसरी एंटिटी का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, एसबीआई के ऊपर मालिकाना हक रखती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है हमारे पास एलआईसी। एलआईसी स्टूडेंट ओन करती है 8.8% टू शेयर ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई के 8.82% शेयर के मालिकाना हक किसके पास है? एलआईसी के पास, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग खबर साइंस फील्ड से हमारे पास कि अरब नेशन यूए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फर्स्ट अरब कंट्री बना है जिसने मार्स को लेकर एक इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप प्रोब मिशन। अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट कि इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने किसकी? जापान की हेल्प ली है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसकी हेल्प ली गई है। और उसके थ्रू हमारे पास यूएई ने हमारे पास मार्स को लेकर एक मिशन लॉन्च किया है, मंगल को लेकर एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप प्रोब मिशन। और इसका एक और नाम है अल अमल, याद रखेंगे, अल अमल या फिर एमिरेट मार्स मिशन इन सिंपल। सो अल अमल या होप मिशन हमारे पास किस कंट्री का मिशन है? यूएई का। और इसके लिए इन्होंने 200 मिलियन हमारे पास डॉलर खर्च किए हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, चाइना और हमारे पास नासा भी इसी मंथ हमारे पास अपने जो मिशन है वो लॉन्च करने जा रहा है मार्स को स्टडी करने को लेकर। तो यहाँ पर जो चाइना का मिशन है उसका नाम है तियानवन 1 और जो हमारे पास नासा का मिशन है उसका नाम है परसेवरेंस।
तो ये भी दोनों पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे साथ की साथ ही। ओके, एक सिंपल सी बात जो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखनी है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने इस सब में बहुत दिलचस्पी दिखाई, जिसकी वजह से यूएई इस स्पेस की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है राइट नाउ? खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आबू धाबी जो है वो हमारे पास कैपिटल है यूएई की। आबू धाबी कैपिटल है यूएई की। ओके, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि यूएई एमिरेट से मिलकर बना है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं तो यूएई में एमिरेट्स कहा जाता है। सो हाउ मैनी एमिरेट्स आर देयर इन यूएई? यूएई के अंदर कितनी एमिरेट्स हैं? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाउ मैनी एमिरेट्स आर देयर इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो देर आर 7 एमिरेट्स इन यूएई। यूएई 7 एमिरेट से मिलकर बना है। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 20th of जुलाई 2020। तो पहली बार चेस डे ऑब्जर्व किया गया है कब? हमारे पास अगर हम बात करें 20th of जुलाई को। ये हमारे पास एनिवर्सरी थी, 95th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम फाइड के नाम से जानते हैं, जो हमारे पास चेस की राइट नाउ रेगुलेटरी बॉडी है। आपको बता दूं कि फाइड का जो हेडक्वार्टर है वो लुसेन स्विट्जरलैंड में है। फाइड का जो हेडक्वार्टर है वो लुसेन स्विट्जरलैंड में है। और चेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो सुनकर आपको शायद अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग आए, वो क्या कि चेस का जो एक तरह से जन्म माना जाता है, चेस को जो स्टार्ट किया था वो इंडियंस ने ही किया था गुप्ता एम्पायर के दौरान। जो गुप्ता एम्पायर था जिसको इंडिया की गोल्डन एज कहा जाता है, तो वहाँ से ऐसा माना जाता है कि चेस की शुरुआत हुई थी और उस समय इसको चतुरंगा कहा जाता था। चतुरंगा के नाम से इसको एक तरह से स्टार्ट किया गया था। आज इंडिया के कई सारे चेस प्लेयर वर्ल्ड फेमस हैं। ओके, राइट नाउ, जिसमें कोनेरू हम्पी हैं, ठीक है, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी होल्ड पैसेक्स विद वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत एक हमने क्लियर मैसेज दिया है चाइना को कि अगर आप हमसे प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोचते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। अभी यूएस ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। ये आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की है। तो इसके ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान खड़े हैं, और इसके अंदर हमारे पास कई सारी मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, और इसके साथ और भी कई सारे शिप्स होते हैं। तो इसको आप ये मान लीजिए जंगी बेड़ा भी हिंदी में कहा जाता है। ये अपने आप में किसी भी कंट्री को बर्बाद करने में कैपेबल होता है अकेला ये शिप। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड स्टेट्स शिप यूएसएस निमिट्स। ये सबसे बड़ा हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है वर्ल्ड का। तो इसके साथ मिलकर इंडिया ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम था पैसेक्स। पैसेक्स की फुल फॉर्म है पैसेज एक्सरसाइज। तो जॉइंट नेवल पैसेज एक्सरसाइज इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? यूएस के साथ। और ये कहाँ कंडक्ट की गई? अंडमान निकोबार आइलैंड में। इनकी अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के जितने भी हमारे पास शिप्स हैं जो व्यापार के लिए निकलते हैं वो सब अंडमान निकोबार से होकर ही, उसके पास से होकर ही गुजरते हैं। तो यहाँ पर एक जानबूझकर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई ताकि चाइना को मैसेज दिया जा सके। ओके, सो अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, ये इस एयरक्राफ्ट के नाम के बारे में पूछा जा सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पूछा जा सकता है, और पैसेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हमने कंडक्ट की वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अंडमान निकोबार की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 572 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 572 आइलैंड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। हमारी इंडिया की टेरिटरी है ये। और कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? विद 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। अब एक बात समझिए, ये यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर था। क्या भारत के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है? जी हाँ, बिल्कुल। आईएनएस विक्रमादित्य एक भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत ने खुद बनाया है। आईएनएस विक्रमादित्य को हमने रशिया से खरीदा है, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आईएनएस विक्रांत को कौन से शिपयार्ड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है।
आईएनएस विक्रांत को किस शिपयार्ड द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रांत मैन्युफैक्चर्ड बाय कोचीन शिपयार्ड कोची। ओके कोचीन शिपयार्ड कोची में आईएनएस विक्रांत जो भारत का इकलौता खुद से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स। देखिए एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है जो पिछले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा। देखिए क्यों ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। देखिए अभी जब से हमारे पास ई कॉमर्स इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास गवर्नमेंट ने लागू किया है। और इस एक्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए। जैसे हमारे पास बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, तो उसी तरह से एक बॉडी बनाई जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। तो ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। तो इन सब पॉइंट्स के अलावा आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। याद रखेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके याद रखेंगे नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे। और जबकि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 मार्च को। ओके नेक्स्ट न्यूज, माइन प्लॉग फॉर बैटल टैंक T90। अब देखिए ये माइन क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। दुश्मन क्या करता है स्टूडेंट कई बार कि हमारे पास ऐसे बम जमीन में हमारे पास लगा दिए जाते हैं जो किसी के पैर आने पर या कोई भी पर्सन जब वहां से गुजरेगा तो वो फट जाएंगे। इनको बोलते हैं माइन। तो हमारा टारगेट रहता है कि ऐसी माइंस को हम डिटेक्ट कर पाएँ, उनका पता लगा पाएँ। तो यहाँ पर एक माइन प्लॉग खरीदने की बात की गई है। देखिए ये कुछ टैंक के आगे इस तरह से लगा दिया जाता है, आप देख सकते हैं ये मशीन जो है वो टैंक के आगे इस तरह से लगा दी जाती है ताकि जो माइंस हैं उनका पहले ही पता चल जाए। अब समझिए स्टूडेंट, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके चेयरमैन कौन है? राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। उसने एक ऑर्डर दिया है भारत की कंपनी को जिसका नाम है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है BEML नाम से, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। ये क्या करेंगे, एक हमारे पास 1512 माइन प्लॉग बनाकर देंगे T90 टैंक्स के लिए। अब आपको दो चार पॉइंट्स आपको बता दूं जो आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। T90 टैंक भारत के एक इंपॉर्टेंट टैंक में से एक है। T90 भीषम इसको कहा जाता है। ये हमने रशिया से परचेज किए हैं। याद रखेंगे T90 टैंक भारत ने कहां से परचेज किए हैं, किस कंट्री से? रशिया से। इसके अलावा अगर हम भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की बात करें BEML की, ये भारत की एक इंपॉर्टेंट कंपनी में से एक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये मेट्रो कोचेस का निर्माण भी करती है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में गए हैं तो जो उसकी बोगीज होती हैं जिनमें आप बैठकर सफ़र करते हैं, तो जो वो कोच उनको बोला जाता है मेट्रो कोचेस, जो डिब्बे होते हैं बेसिकली, उनको बनाने का काम भी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड करता है। ओके BEML। तो यहाँ पर ये अब T90 टैंक के लिए अभी माइन प्लॉग बनाने का काम करेगा। ओके अब आप मुझे एक स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे भी। राजनाथ सिंह की विजिट हुई थी रशिया में और यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि हमें रशिया से एक वेपन की रिक्वायरमेंट है जो हमें जिसकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी चाहिए, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। किस एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड इंडिया रशिया से कर रहा है जिसकी डील फाइनलाइज हुई है? तो रशिया बेसिकली, या सिंपल वर्ड में कहूँ, इंडिया को कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए मुझे। ओके याद रखेंगे रशिया हमें सप्लाई करने वाला है S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। ओके नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। देखिए जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है वहां पर एक स्कीम लॉन्च की गई है, अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय। ये हमारे पास फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के नाम पर शुरू की गई है, उनके वाइफ के कहने पर। अब ये पूरा सिस्टम क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारे पास राज्यसभा के ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमारे पास अरुण जेटली की वाइफ आगे आई हैं, संगीता जेटली। इन्होंने कहा कि जो अरुण जेटली की पेंशन इन्हें मिल रही है उसका ये चाहते हैं कि इस्तेमाल जो ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया जाए। तो आपने याद रखना है कि राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में हमारे पास कौन सी स्कीम चलाई गई है, तो अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़। अरुण जेटली की बात करूं तो अब इनकी डेथ हो चुकी है और इनके नाम पर दिल्ली में एक स्टेडियम का रीनेम हुआ है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो याद रखेंगे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में है, दिल्ली में, यूटी दिल्ली में। ओके, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा आपको एक और मैं पॉइंट बता दूं कि हमारे पास जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में वो अरुण जेटली के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो राज्यसभा के मेंबर थे अरुण जेटली। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के करंट डेप्यूटी चेयरमैन का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे हमारे पास हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हरिवंश नारायण सिंह। ओके, तो आपको हमारे पास ये तो पता ही होगा सबको चेयरमैन कौन होते हैं, बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन का नाम पूछा था। डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट हमारे पास ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020। तो भाई एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, द वर्ल्ड वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर्स, कि जो हमारे पास वर्कर्स के लिए जो कंट्रीज जहां पर माहौल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जहां पर माहौल बहुत ख़राब है, तो उसमें इंडिया का रैंक भी है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि भारत जो इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा कंट्री है, वो वर्ल्ड के 10 वर्स्ट कंट्रीज में आता है जहां जो वर्किंग पीपल के लिए हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा 144। द इंडेक्स रैंक 144 कंट्रीज, सॉरी अपॉलॉजीज, इंडेक्स में 144 कंट्रीज को एक तरह से रैंकिंग किया गया जिसमें इंडिया टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो बिल्कुल वर्स्ट कंट्रीज हैं वो हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, टर्की, जिम्बाब्वे, इजिप्ट एंड होंडुरास। ओके, तो ये सब कंट्रीज हैं, तो एक बार इनके नाम आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर क्या है देखिए, समझिए स्टूडेंट, आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन POK। आपको पता होना चाहिए कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में किया हुआ है। हमारे टेरिटरी का 1/3 हिस्सा, कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में किया हुआ है, जिसको वो बोलता है पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब यहाँ पर क्या है कि झेलम नदी के ऊपर एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और ये सब कौन बना रहा है, चाइना। ये सब हमारे पास चाइना CPEC के अंडर कर रहा है। सो व्हाट इज CPEC, अब ये समझिए स्टूडेंट। तो पहली बात तो आपने याद रखना है, आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है, झेलम नदी के ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में। अब ये CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक्चुअली चाइना पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा हाईवे और रोड और रेल नेटवर्क बना रहा है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपना सामान जो है वो हमारे पास अच्छे से ट्रेड कर पाए, इसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी के चलते, इसी CPEC के चलते वो एक बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, जो याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CPEC के अंदर पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह चाइना डेवलप कर रहा है, दैट इज ग्वादर पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जाएगा व्यापार के लिए। और इसी के दौरान वो एक हमारे पास डैम भी, हाइडल प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ओके, तो ऑल्दो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन वैसे ही ख़राब हैं और इन सब हरकतों की वजह से रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि हमारे पास जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK, उसकी राजधानी क्या है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पीओके की राजधानी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे पीओके की कैपिटल है मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। LIC UBI अनाउंस्ड कोऑपरेट एजेंसी पैक्ट। देखिए स्टूडेंट, यूबीआई की बात हम करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समझिए स्टूडेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी दो बैंकों का मर्जर हुआ था। सरकार ने दो बैंकों को हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया था। उनके नाम है कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। यानी अब आपको कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी जगह ले लेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने LIC के साथ एक टाई अप किया है, और इसके थ्रू वो LIC की पॉलिसीज को पूरे भारत में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको हम बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। ओके, सो यहाँ पर इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूलिप्स और एंडोमेंट्स, ये सब हमारे पास एक अपने लेवल पर जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है पूरे भारत में प्रोवाइड करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही हो गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन से दो बैंकों का मर्जर हुआ है, वो है कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जब मैं स्टूडेंट बात करता हूँ, इसके MD एंड CEO हैं राजकिरण राय। राजकिरण राय इज द करंट MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसने अभी टाई अप किसके साथ किया है? LIC के साथ, जो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर की जाती है। आप मुझे सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के जरा चेयरमैन का नाम कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास आंसर है MR कुमार। MR कुमार इज द करंट चेयरमैन ऑफ LIC। नेक्स्ट हमारे पास फैम पे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, फैम कार्ड। अब ये फैम पे है क्या? पहले तो ये समझिए, फैम पे एक हमारे पास फर्स्ट न्यू बैंक है। तो फैम पे एक न्यू बैंक है। न्यू बैंक का तो कंसेप्ट आज तक हमने शायद नहीं सुना। तो पहली बात तो मैं ये समझाता हूँ कि न्यू बैंक क्या होता है। तो न्यू बैंक हमारे पास ऐसा बैंक होता है जहां पर लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। मतलब कि जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप उसकी ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन न्यू बैंक आज की डेट में ऐसे बैंक होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं। तो भारत में एक नया बैंक है फैम पे, जो कि एक न्यू बैंक है टीनेजर्स के लिए। इसने IDFC फर्स्ट बैंक, एक दूसरा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, उसके साथ टाई अप किया है और नंबरलेस कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। अब स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नंबरलेस कार्ड है, लेकिन इसमें फ्लैश पिन आएगा। जब भी आप कहीं ट्रांजैक्शन करेंगे तो फ्लैश पिन आपको जनरेट होगा और उसके थ्रू ही पेमेंट होती हुई दिखाई देगी। इस सब में फैम पे, अब आपने याद रखना है, फैम पे एक न्यू बैंक है। फैम पे की हेल्प कौन करेगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, जो भारत में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। याद रखना है, भारत में डिजिटल पेमेंट्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके करंट MD और CEO कौन है? दिलीप अस्पे। ओके, न्यू बैंक का कंसेप्ट याद रखना। न्यू बैंक हमारे पास क्या होता है? बैंक दैट डायरेक्ट वेयर यू कैन डायरेक्ट ओपन योर अकाउंट्स एंड यू कैन ऑपरेट डिजिटली ऑनलाइन, बट देयर इज नो फिजिकल ब्रांचेस। Okay, next, that is Gulbenkian Prize for Humanity. It's why missing, that is humanity. Okay, so students, there is 17-year-old हमारे पास स्वीडन से हैं ग्रेटा थेनबर्ग। इनको मिला है गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी ये फर्स्ट टाइम दिया गया अवार्ड है। ओके, ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो ये वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये अपोज करती हैं, और फेमस ये हमारे पास 2019 में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। 2019 में इन्होंने क्या किया था, क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते इनको कई सारे अवार्ड भी मिले। आपको मैं कुछ लिस्ट बताना चाहूँगा अवार्ड्स की, जो आप याद रखेंगे।
टाइम मैगजीन जो वर्ल्ड की फेमस मैगजीन है, उन्होंने इनको पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया 2019। इनको 2019 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी मिला। जी हाँ, 2019 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी ग्रेटा थनबर्ग को मिला। और 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो भी ग्रेटा थनबर्ग को ही दिया गया। ओके, तो 3 अवार्ड बेसिकली मैंने आपको बताया, बड़े प्राइज, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। अब यहाँ पर 2020 में इनको मिला है गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, जिसकी अवार्ड मनी थी 1 मिलियन यूरो, जो इन्होंने डोनेट कर दिए हैं हमारे पास उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो क्लाइमेट चेंज से हमारे पास एक तरह से लड़ रही हैं। ओके, तो ग्रेटा थनबर्ग एक जानी मानी पर्सनालिटी हैं, कहाँ से? स्वीडन से। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हमारे पास ग्रेटा थनबर्ग ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी जिसकी वजह से ये फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड फेमस हुई। नेम द मूवमेंट दैट इज स्टार्टेड बाय ग्रेटा थनबर्ग। ओके, सो ग्रेटा थनबर्ग की फेमस मूवमेंट थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। याद रखेंगे, इनकी जो मूवमेंट थी उसका नाम था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, जहां पर ये क्या करती थी, फ्राइडे को अपना स्कूल मिस करके हमारे पास जो स्वीडन की पार्लियामेंट है, स्वीडन की पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, जिसका नाम है रिक्सडैग, स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग, तो वहां पर जाकर ये प्रदर्शन किया करती थी। उस मूवमेंट का नाम था फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो आपने याद रखना है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट से कौन रिलेटेड है? ग्रेटा थनबर्ग। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू चेयर द लिस्टेड इंडियन आईटी फर्म। तो भारत की पहली आईटी फर्म जो लिस्टेड है, उसको पहली बार कोई वुमेन चेयर करने जा रही है, जिनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा। ये हमारे पास शिव नडार की डॉटर हैं। शिव नडार वो पर्सन है जिन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की थी, तो ये एक बिलियनियर हैं। तो इनकी अब जो डॉटर है वो अब कंपनी की एक तरह से चेयरमैन एक तरह से नियुक्त कर दी गई है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की, लेकिन इनके फादर जो हैं वो अभी भी क्या करेंगे? MD का काम करेंगे। तो MD जो होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होंगे HCL टेक्नोलॉजी में, होंगे शिव नडार, और जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे रोशनी नडार मल्होत्रा। ओके, आप स्टूडेंट, आपको मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, शी इज़ द रिचेस्ट फीमेल इन इंडिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ की, सो HCL के हेडक्वार्टर के बारे में हम बात करें तो दैट इज़ इन नोएडा। 1976 से ये कंपनी काम कर रही है। इसके CEO हैं C विजयशेखर। HCL टेक्नोलॉजी के CEO कौन है? C विजयशेखर। और भारत में कितनी सारी IT कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, और इन सब IT कंपनीज ने अपनी एक ट्रेड एसोसिएशन बनाई हुई है। इन्होंने अपनी एक ट्रेड एसोसिएशन बनाई हुई है जिसका नाम है NASSCOM। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है NASSCOM। NASSCOM की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ओके, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NASSCOM। NASSCOM के करंट चेयरमैन कौन हैं? ओके, याद रखेंगे, NASSCOM के करंट चेयरमैन हैं UB परवीन राव। वो इज द करंट चेयरमैन ऑफ NASSCO, UB परवीन राव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज DRDO से रिलेटेड है। DRDO ने एंटी टैंक के खिलाफ जो मिसाइल यूज हो सके उसको हमारे पास टेस्ट फायर किया है, नाग गाइडेड मिसाइल नेम ध्रुवास्त्र। देखिए हमारे पास, आप समझिए स्टूडेंट, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि 1958 में एस्टैब्लिश की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO के करंट चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। यहाँ पर स्टूडेंट हेलिना एक मिसाइल है। हेलिना मिसाइल की फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। नाग मिसाइल जो है उसको जब हमने बेसिकली हेलीकॉप्टर से जब लॉन्च किया तो उसको नाम दिया गया हेलिना। लेकिन अब हमने क्या किया है, बिना हेलीकॉप्टर का यूज़ किए, कुछ इस तरह से। आप पिक्चर देखिए, आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रही है, हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको एक विदाउट हेलीकॉप्टर टेस्ट किया है और इसको नाम दिया है ध्रुवास्त्र। तो बेसिकली ध्रुवास्त्र जो है वो नाग मिसाइल का ही एक वर्जन है जिसको टेस्ट किया गया है इंट्रिम टेस्ट रेंज, जो कि कहाँ है? बलासोर ओडिशा में। यहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। हेलिना जो है वो 3rd जनरेशन मिसाइल है
जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, और इसको हेलीकॉप्टर से भी यूज़ किया जा सकता है और कुछ इस तरह से भी आप इसको प्लेटफॉर्म के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द ग्रेट एडवांटेज। ओके, डीआरडीओ की बात करें स्टूडेंट, बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भारत में करती है, नाम इसका यही है, और डिफेंस के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन इसने दिया है। इवन डिफेंस में कई तरह के कंट्रीब्यूशन इसके अलग अलग तरह के हैं। जैसे इवन जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं उनको एक अलग तरह की फूड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो एक डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसने एस्टैब्लिश किया हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि भारत में डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर स्थित है। ओके, याद रखेंगे डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में मैसूरू कर्नाटक में स्थित है। ओके, जहां पर फूड को लेकर हमारे पास जो डिफेंस फोर्सेस के लिए फूड है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ भी डीआरडीओ से रिलेटेड है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्रोन बनाया है भारत के नाम से। तो ये जो ड्रोन है स्टूडेंट, चंडीगढ़ में जो डीआरडीओ की लैब है वहाँ पर बनाया गया है। इसका काम क्या होगा, जो हमारे पास लद्दाख चाइना का बॉर्डर है, लद्दाख में चाइना का जो बॉर्डर है उसको मॉनिटर करना, और ये अब तक का एक तरह से सबसे लाइटेस्ट और एजाइल ड्रोन है। तो ये सर्विलेंस जो निगरानी रखने के लिए जिसको यूज़ किया जाएगा, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास भारत ड्रोन की पिक्चर ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ओके, सो डीआरडीओ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी देश की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करने के लिए हमेशा काम करता है। तो आप देखिएगा कि अभी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपनी बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो चाइना के साथ है वहाँ पर हमें अच्छे से नज़र रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर डीआरडीओ ने ड्रोन बनाकर दे दिया जो सर्विलेंस ड्रोन है। यहाँ पर आप स्टूडेंट लद्दाख की लेक का नाम याद रखेंगे, पेंगोंग तसो। ओके, लेक बहुत फेमस हो गई है अभी, यहाँ पर ही मेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो लद्दाख की सबसे फेमस लेक है उसका नाम याद रखेंगे, पेंगोंग तसो। ओके, सो नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। डीआरडीओ सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन ही नहीं बनाता, नज़र रखने के लिए ड्रोन ही नहीं बनाता, वो हमारे पास ऐसे ड्रोन भी बनाता है जिनको लड़ाई में भी यूज़ किया जा सके, जो हमारे पास कॉम्बैट एयर व्हीकल के तौर पे होते हैं। तो आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए डीआरडीओ का वो कौन सा ड्रोन है, या फिर यूँ मैं कहूँ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो डीआरडीओ ने हमारे पास डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूसीएवी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, नेम द यूसीएवी। यूसीएवी का मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। ओके, तो याद रखें स्टूडेंट, डीआरडीओ ने जो हमारे पास कॉम्बैट एयर व्हीकल बनाया है उसका नाम है डीआरडीओ घातक। घातक नाम से एक ड्रोन भी बनाया है डीआरडीओ ने। ओके, और डीआरडीओ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1958 से भारत को सर्व कर रही है, और इसके करंट चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट हमारे पास मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। सो हमारे पास आपको पता होगा नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने क्या कहा है कि वो घर घर राशन की डिलीवरी कराएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर उनकी तरफ से लिया गया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, टू डिलीवर द राशन डायरेक्टली टू द होम बेनिफिशियरी। अब ये सब स्टूडेंट देखिए, इस सब के दौरान जब भी हम राशन की बात करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसको इन शॉर्ट नाम दिया गया है, आप याद रखेंगे हमारे पास ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये समझिए, हमारे पास वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी दिल्ली में लागू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है कि अभी तक जो राशन कार्ड था वो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती थी, जिससे जो गरीब लोग थे वो राशन सिर्फ अपने राज्य में ले सकते थे। बाहर किसी दूसरे राज्य में अगर वो काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो चीप रेट पर राशन नहीं खरीद सकते थे। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए राशन कार्ड कौन लागू करता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए बिहार का कोई पर्सन है जो गरीब है, उसको वहाँ की स्टेट ने एक राशन कार्ड बना के दे दिया, जिस राशन कार्ड के थ्रू वो सस्ता राशन सरकारी दुकान से खरीद सकता है। आपको पता होगा सरकारी दुकानें होती है जहाँ पे सस्ता राशन दिया जाता है गरीब लोगों के लिए। लेकिन अगर वो पर्सन चंडीगढ़ में काम करने के लिए आ गया तो यहाँ पर उसे वो सस्ता राशन नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि जो राशन कार्ड है वो बिहार का सिर्फ बिहार में एलिजिबल रहेगा। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि पूरे भारत के जो राशन कार्ड होंगे वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी, और इसके बाद जो राशन कार्ड होगा वो पूरे भारत में एलिजिबल रहेगा। यानी कि जो बिहार का पर्सन अगर कोई वीकर सेक्शन से है, अगर वो चंडीगढ़ आता है तो चंडीगढ़ में भी उस राशन कार्ड के थ्रू सरकारी दुकान से, सरकारी राशन की दुकान से अनाज और बाकी चीज़ें खरीद सकेगा। तो इसको नाम दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। आपने याद रखना है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को मार्च 2021 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। मतलब कि वन नेशन वन राशन कार्ड मार्च 2021 से भारत में लागू हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दिल्ली की बात करें तो सब जानते ही हैं कि भारत की राजधानी है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल रहा है हमारे लिए। दिल्ली की पहचान अलग अलग बहुत सारे मोन्यूमेंट से होती है, लेकिन दिल्ली में एक हमारे पास आपने सुना होगा बहुत फेमस आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में आपको दिखाई देता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि जो आयरन पिलर है दिल्ली का, वो हमारे पास किस एम्पायर ने एस्टेब्लिश किया था एक्चुअल में। सो आयरन पिलर इन दिल्ली बिलोंग्स टू विच एम्पायर? ये हमारे पास स्टूडेंट एस्टेब्लिश किया था गुप्ता एम्पायर ने। ओके, गुप्ता एम्पायर के रूलर थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पे ये जो हमारे पास आयरन पिलर है वो डेवलप किया गया था। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकली एनएफआर। एनएफआर हेयर मीन्स ओके। सो देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की। आप समझिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL अनाउंस दैट यूनिट 3 ऑफ काकरापर एटॉमिक प्रोजेक्ट, जो कि हमारे पास एक नया एटॉमिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये यहाँ पर एक इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एस्टेब्लिश किया गया है सूरत गुजरात में। तो ये एक फर्स्ट क्रिटिकली इनिशिएटेड कंट्रोल एंड सस्टेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। NFR हियर मींस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनती है फिजन रिएक्शन के थ्रू। तो ये जो हमारे पास है KAPP3, ये हमारे पास गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भारत का 23वां न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने कुछ क्रिटिकलिटी जो हमारे पास इनिशिएशन में होती है उसमें न्यूक्लियर फिजन में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। तो बेसिकली आप याद रखेंगे कि हमारे पास रिएक्टर में यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और हैवी वाटर को मॉडरेटर। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम भी इसको D2O भी इसको बोल दिया जाता है इन फॉर्मूला। ओके, सो यूरेनियम हमारे पास एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो यूरेनियम की अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, और भारत में इस समय बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एजेंसी काम करती है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कमेंट करके बताइए। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 92। ओके, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और यूरेनियम के दो आइसोटोप मेनली पाए जाते हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया टू हैव 60% ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो एक बहुत ही अच्छी खबर, क्या बताया गया है कि भारत में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी 2030 में उसका 60% रेन्यूएबल एनर्जी से आएगा। बहुत ही अच्छी खबर, यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो राजकुमार सिंह जो भारत के पावर एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे पास इंडिया की जो ज़्यादातर पावर जनरेशन है वो किस तरह से होती है? कोयले से, थर्मल पावर प्लांट से। उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम लगातार कम करते चले जाएंगे अगले आने वाले कुछ सालों में, और ये बहुत बड़े लेवल पर डिपेंडेंसी जो है वो कम होती दिखाई देगी। अब आप समझिए स्टूडेंट, एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है।
पहले हमारा जो टारगेट था रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो था 175 गीगावाट 2022 तक। यहाँ पर 175 गीगावाट 2022 तक था, जिसको अब यहाँ पर इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हमारा टारगेट रहेगा 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। ओके, और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की, अभी जो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो है 190 गीगावाट, जो कि पहले ही हम अचीव कर चुके हैं टारगेट से। ओके, टारगेट हमारा 2022 तक का था, लेकिन हम पहले ही उसको अचीव कर चुके हैं। तो इस सब से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिलेगी, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में हेल्प मिलेगी अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं। और इसी को रोकने के लिए आपको पता होगा कि यूएन क्या करता है, हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक कॉन्फ्रेंस मैनेज करता है, कॉन्फ्रेंस रखता है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 2021 की जो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो किस शहर में होना तय हुई है। 2021 की जो यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होगी। ओके, याद रखेंगे 2021 की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है स्टूडेंट, वो हमारे पास होगी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया मालदीव साइंड एग्रीमेंट फॉर गाइडोसू मास प्लांट। देखिए हमारे पास जो हमारी नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स, उसकी हेल्प करने के लिए इंडिया एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा। उसके जो आइलैंड्स हैं अडू सिटीज ऑफ मालदीव्स, दैट इज मराडो एंड हुलहाडो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिश प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया लगाएगा ताकि मालदीव्स की हेल्प की जा सके। तो आप समझिए स्टूडेंट, मालदीव्स की हेल्प करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है इंडियन ओशन में। तो उसके साथ हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे रहें तो इंडिया के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। मालदीव्स की कैपिटल है मेल। ओके, और मालदीव्स को हम टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं, लेकिन अभी मालदीव्स ने एक माइलस्टोन अचीव किया था। मालदीव्स रुबेला और मीजल फ्री डिक्लेयर किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मालदीव के साथ और कौन सी कंट्री को WHO ने मीजल और रुबेला फ्री डिक्लेयर किया इन साउथ एशिया। इन साउथ एशिया विच कंट्री अलोंग विद मालदीव्स डिक्लेयर्ड एज मीजल एंड रुबेला फ्री बाय WHO। ओके, सो द अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम मालदीव इज श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव्स दोनों को मीजल और रुबेला फ्री डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट, तुर्कमेनिस्तान बिकेम द 25th कंट्री विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन WTO। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। WTO की जब भी मैं बात करता हूं, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। तो 25 साल पहले ये हमारे पास एंटिटी एस्टैब्लिश हुई थी। अभी यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। WTO का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और आप नोट डाउन कर सकते हैं, WTO के टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर विद WTO? 164। ओके, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजिवेडो। ओके, रॉबर्टो एजिवेडो करंट हमारे पास डायरेक्टर जनरल हैं WTO के। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, तो वो है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। ओके, आप मुझे स्टूडेंट्स तुर्कमेनिस्तान की जरा कैपिटल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेम द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ओके, कैपिटल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अशगाबाद। तो अशगाबाद जो है वो है हमारे पास कैपिटल है किसकी, तुर्कमेनिस्तान की। ओके, और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन WTO, तो 164 मेंबर स्टेट्स आर देयर।
नेक्स्ट हमारे पास चाइना लॉन्च ताइवान, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि हमारे पास चाइना ने मार्स को स्टडी करने के लिए अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवान-1 और इसका मतलब हमारे पास है क्वेश्चन टू द हेवन। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन टू द हेवन। ओके, सो आप ये समझ लीजिए इन्होंने जो रॉकेट यूज़ किया है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग याद रखेंगे, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम, तो चाइना की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया में इसरो है तो चाइना में है CNSA। प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्स को लेकर कई सारे मिशंस हमारे पास इसी मंथ में लॉन्च किए गए हैं। इनके नाम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो तियानवान-1 है उसमें एक ऑर्बिटर होगा, ऑर्बिटर यानी कि जो मार्स के चक्कर लगाएगा, और एक लैंडर होगा या जो रोवर होगा जो हमारे पास मार्स के सरफेस पे उतरेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि कई सारे मिशन अभी लॉन्च किए गए हैं। तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन कौन से मिशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि लास्ट जो हमारे पास सक्सेसफुल मिशन था मार्स का, मार्स के रिलेटेड, वो था मार्को, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ओके, नासा ने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया था सक्सेसफुली जो था मार्को, जो कि लास्ट सक्सेसफुल मिशन है मार्स को लेकर। ओके, तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास ISL became द फर्स्ट लीग इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द वर्ल्ड लीग फोरम। देखिए हमारे पास जितनी भी फुटबॉल की इंपॉर्टेंट लीग्स हैं उनको एक अलग से कैटेगरी में डाला जाता है वर्ल्ड लीग फोरम। तो इंडियन सुपर लीग हमारे इंडिया में फुटबॉल की लीग एक तरह से इवेंट है। जैसे IPL क्रिकेट से रिलेटेड है तो ISL किससे रिलेटेड है, हमारे पास फुटबॉल से। तो ये पहली साउथ एशिया से ऐसी लीग बनी है जिसको वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल किया गया। तो एक अच्छी खबर है। ये आप लोगो देख सकते हैं हमारे पास। ओके, हीरो हमारे पास इंडियन सुपर लीग के नाम से जनरली हम जानते हैं। तो आप समझिए स्टूडेंट कि वर्ल्ड की जैसे फेमस लीग जो हैं, जैसे ला लीगा है और भी कई सारी फुटबॉल लीग्स हैं। ओके, हमारे पास इंग्लिश प्रीमियर लीग है और बहुत सारी हमारे पास लीग है। और ला लीगा से रिलेटेड एक चीज़ आपको बता दूं कि ला लीगा ने रोहित शर्मा को रिसेंटली एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया था। तो ला लीगा ने किस क्रिकेटर को भी रिसेंटली अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया था फुटबॉल प्रमोट करने के लिए, तो बड़ा रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है, तो वह है रोहित शर्मा। ओके, ISL भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। 2014 में ISL भारत में स्टार्ट हुआ था जिसने फुटबॉल के स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की है। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लास्ट ईयर जो हमारे पास ISL के मैच हुए थे, ISL का टूर्नामेंट हुआ था, उसका विजेता कौन था, किस टीम ने ISL 2019 टाइटल को जीता था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, 2019-20 की जो चैंपियनशिप थी वो जीती थी ATK फुटबॉल क्लब, जो कि हमारे पास कोलकाता की टीम कंसिडर बेसिकली की जाती है, ATK फुटबॉल क्लब। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट द बुक टाइटल द पैंडेमिक सेंचुरी। तो हमारे पास स्टूडेंट आपको बता दूं कि पिछले 100 सालों में जितनी भी जो बीमारियां आई हैं, जो बड़ी बड़ी महामारियां फैली हैं, उनको लेकर एक बुक आई है द पैंडेमिक सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कंटेंजन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। तो हमारे पास 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और 2019 में हमारे पास आया है कोविड-19। तो इसके बीच में जितनी भी महामारियां फैली हैं, जैसे न्यूमोनिक प्लेग, पैरेट फीवर, सार्स, इबोला, जीका, इन सब को लेकर एक बुक आई है। तो बुक किसने लिखी है, बस आप ये याद रखेंगे, एक हमारे पास ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन है मार्क होसिनबॉम। ओके, मार्क होनिसबॉम, तो आप इन्हें जैसे भी प्रोनाउंस करें तो इनका नाम आप याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन शायद इससे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2020, 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। क्योंकि देखिए समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो ऑल इंडिया रेडियो है हमारे पास, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जुलाई 1927 को हुई थी। उसी की याद में हमारे पास जो एक तरह से पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तो उसी की याद में 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये बॉम्बे से पहली बार, बॉम्बे स्टेशन से हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। अभी अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो ये हमारे पास किसके अंडर आता है,
प्रसार भारती के अंडर आता है। ऑल इंडिया रेडियो किसके अंडर आता है? प्रसार भारती के अंडर आता है, जिसके चेयरमैन कौन है? ए सूर्य प्रकाश। करंट चेयरमैन कौन है? ए सूर्य प्रकाश। ओके, याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वृक्षारोपण अभियान ऑफ द कोल मिनिस्ट्री। तो यहां पर देखिए, जो हमारा कोयला मंत्रालय है उसने एक हमारे पास अभियान शुरू किया है, वृक्षारोपण अभियान, जहां पर लगभग 6 लाख सीडलिंग्स जो हैं प्लांट किए गए 600 एकड़ की ज़मीन में। तो आपको याद रखना है, ये हमारे पास श्री प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है, तो इन्होंने ये एक तरह से कैंपेन की शुरुआत की। ये जो प्लांटेशन कैंपेन है ये हमारे पास किसकी एनिवर्सरी के साथ आता है? ये हमारे पास एनिवर्सरी है 2 ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स की, जो कि हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। तो जिन्होंने अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जीवन है, उसका बलिदान कर दिया देश के लिए। अब आप एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट, पहला तो कि कोयले से रिलेटेड, कोल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वो क्या कि यहाँ पर 1 बिलियन टन प्रोडक्शन, कोयले का 1 बिलियन टन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 तक। तो गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है कि 2023-24 तक हमने 1 बिलियन कोयले का टन का प्रोडक्शन करना है। देखिए, अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक हमारे पास युवा क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के साथ HRSA के सदस्य थे, और हमारे पास भगत सिंह के साथ इन्होंने काम किया था। जबकि जब हम बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, तो ये हमारे पास गरम दल के एक नेता थे, नरम दल और गरम दल हुआ करते थे। ओके, सो लाल बाल पाल, 3 हमारे पास फेमस ट्रायो थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो थे वो हमारे पास गरम दल के नेता इन्हें कहा जाता था। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक की, तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, और ये एक बुक में कहा गया था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, एक बुक लिखी गई थी जहां पर बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुक। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुक किसने लिखी है? किस ब्रिटिश राइटर ने लिखी है? ओके, ये लिखी है स्टूडेंट हमारे पास किसने? सर वैलेंटाइन किरोल ने। ये बुक किसने लिखी है? सर वैलेंटाइन किरोल ने। नेक्स्ट हमारे पास, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो डिक्लाइन 113 इन 2016-2018। तो जो मातृ मृत्यु दर है, आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, उसमें कमी देखी गई है। और ये हमारे पास कहाँ बताया गया है? स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2016-18 रिलीज्ड बाय द रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। ओके, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया डिक्लाइन टू 113 इन 2016-2018, जबकि 2015-17 से अगर आप कंपैरिजन करें तो ये नंबर था 122। तो ये सब आप समझिए। देखिए स्टूडेंट, द टारगेट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिर से हम आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या कहा गया है कि जो ग्लोबल मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको हमने 70 तक लेकर आना है, 70 पर। यहाँ पर अगर हम बात करें दैट इज 1000 लाख 10 लाख बर्थ्स। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 70 तक हमें लेकर आना है। तो अभी हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम और ज़्यादा डिक्रीज कर सकें। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं हम। कोविड-19 लैब लॉ इनिशिएटिव लॉन्च। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया है, WW कोविड लॉ लैब ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक यहाँ पर बेसिकली यूज़ क्या होगा? ये हेल्प करेगा कंट्रीज को टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स टू मैनेज द पैंडमिक। तो ये कोरोना वायरस को मैनेज करने में लीगली जो है वो हेल्प करेगा। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कोविड लॉ लैब ऑर्गेनाइजेशन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश की है? सो दैट इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर को मैनेज करने के लिए काम करता है, UN का एक हिस्सा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस एडनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके याद रखेंगे 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, स्पेस स्टार्टअप दिगांतरा सेलेक्टेड फॉर एसआईडी इंक्यूबेशन प्रोग्राम। देखिए हमारे पास एक स्टार्टअप है स्पेस को लेकर जिसका नाम है दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है, इंडिया फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज। अब ये स्पेस डेब्री क्या होता है, जो स्पेस में जो कचरा मतलब लाइक जो सैटेलाइट्स जो अब किसी काम के नहीं रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, स्पेस डेब्रीज। जो हमारे पास हमने जो स्पेस में जो भी मैन मेड मटेरियल एक तरह से फैला दिया है जो कि दूसरी जो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं उनके लिए खतरा बन गया, उनको बोलते हैं स्पेस डेब्रीज। तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन लिडार के ऊपर एक टेक्नोलॉजी बनाई है, लिडार दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये बेसिकली स्पेस डेब्रीज को मॉनिटर करने के लिए ये एक सर्विलेंस सिस्टम बनाया है किसने, दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी DRT ने। तो बेसिकली आप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे जिनको सिलेक्ट किया गया है, SID दैट इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ये ISSC का एक प्रोग्राम था, इंडियन स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रोग्राम था, तो उसके लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप याद रखेंगे। देखिए आपको एक लास्ट पॉइंट मैं और बता दूं जाते जाते कि इसरो ने स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है, नेत्रा। इसरो ने स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है नेत्रा, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में डिटेक्ट करने के लिए डेब्रिस को। ओके तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।